आपकी बिहार ज्योग्राफी की पहली क्लास होगी, ठीक है। और ये हमारे एग्जाम से पहले काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए बिहार ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का ठीक ठाक वेटेज जो होता है सो आपको बिहार के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास में। मैं बता देता हूँ उस पुस्तक के बारे में। ये केबीसी नैनो की पुस्तक है, ठीक है, जो कि प्रीलिम्स के लिए आती है। और ये किताब के कुछ कुछ फैक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि आपके मेंस के एग्जाम में भी आपकी मदद करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सभी आदमी बिहार ज्योग्राफी की पहली क्लास। और ज़्यादा नहीं है, 100-150 पेज की, 110 पेज की ये पुस्तक है, मतलब ज्योग्राफी मुख्यतः देखा जाए तो। और ये क्लासेज जो है सो हमारी 25 दिन के अंदर में, 20 से 25 दिन के अंदर में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। किसी भी राज्य के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति एवं ऊंचावच को जानना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं ऊंचावच में काफ़ी विविधता पाई जाती है। इसमें पर्वत आपको दिखेंगे, इसमें आपको पठार दिखेंगे, ठीक है। और इसमें आपको क्या दिखेंगे, मैदान भी दिखेंगे। और अन्य भौगोलिक ऊंचावच मिलकर बिहार की भौगोलिक संरचना को नई विशेष रूप क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे बिहार के बारे में। बिहार के बारे में हमको मुख्यतः क्या पढ़ना है, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, बिहार के पर्वत के बारे में, पहाड़ पर्वत के बारे में पढ़ना है, पठार के बारे में पढ़ना है, मैदान मैदान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचना की बात करेंगे। बिहार की भौगोलिक स्थिति कैसी है, इसकी प्राकृतिक संरचना कैसी है, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति और उसकी संरचना को चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। बिहार की स्थिति की बात करेंगे, भारत के उत्तर पूर्वी के क्षेत्र में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है। मतलब भू आवेष्टित राज्य का मतलब है सो यहाँ पे आपको समुद्र आपको नहीं देखने को मिलता है। इसके चारों ओर से क्या है, भूमि ही है। किसी भी तरह से आपको मतलब क्या होता है, तो आपको समुद्र आपको देखने को नहीं मिलता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके उत्तर में क्या मिलेगा, तो बिहार बिहार के उत्तर में आपको क्या मिलेगा, तो बिहार के उत्तर में आपको मिलेगा, ध्यान में रखेंगे, बिहार के नॉर्थ में क्या है, तो नेपाल आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, नेपाल में क्या देखने को, नॉर्थ में नेपाल है, ठीक है। साउथ में क्या है, तो साउथ में आपको झारखंड देखने को मिलता है, ठीक है। दक्षिण में क्या है, झारखंड है। अब पूरब में बात करेंगे तो हाँ, पूरब में, दक्षिण में झारखंड, पूरब में क्या देखिए भाई, पूरब में झारखंड भी मिलेगा और पश्चिम बंगाल दोनों मिलेगा, ठीक है। पूरब में जाएंगे तो आपको झारखंड भी है और पूरब में आपको पश्चिम बंगाल भी मिलेगा। लेकिन आपको पश्चिम में आपको क्या मिलेगा, तो पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। तो ईस्ट में आपको क्या मिलेगा, तो झारखंड प्लस मतलब वेस्ट बंगाल देखो ध्यान में मिलेगा। और क्या हो गया कि वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश आपको मिलेगा, ठीक है। तो बिहार की चौहद्दी अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो बिहार के उत्तर में आपको क्या मिलता है, नेपाल मिलता है। दक्षिण में आपको झारखंड मिलता है। पूरब में बात करेंगे तो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों आपको मिलता है। तथा पश्चिम में आपको क्या मिलता है, तो पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से तो प्रश्न आता है, कभी बिहार के यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने बात किया था बिहार का विस्तार जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। तो कितना उत्तर है और कितना पूरब है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार का भौगोलिक विस्तार 24-20-10, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और इधर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 17 40 पूर्वी देशांतर के मध्य में, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी के बीच में आपको बिहार आपको देखने को मिलेगा। 24-20-10 से 27 31 15 उत्तर, ठीक है। 83 19 50 से, ठीक है, 88 17 40 पूरब, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब बात हम लोग पढ़ेंगे बिहार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बिहार का क्षेत्रफल की बात करें कितना है, तो बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सर्वाधिक है, जो कि आपका कितना है, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। शहरी क्षेत्रफल की बात करेंगे 1905.49 वर्ग किलोमीटर। अगर ग्रामीण शहरी क्षेत्र अगर आपको याद में अगर रखना है तो कोई भी एक याद रखिए, कोई भी अगर आपके पास शहरी अगर याद है तो टोटल वाले डाटा में से घटा लेंगे तो ग्रामीण निकल जाएगा। आपके पास ग्रामीण याद है तो टोटल डाटा से घटा लेंगे तो शहरी याद होगा। वैसे एग्जाम में चांसेस रहते हैं शहरी क्षेत्रफल पूछ ले
तो 1905.49 किलोमीटर है। कितना है, फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ। 1905.49 वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो बिहार का क्या है, शहरी क्षेत्रफल है। ठीक है, बिहार की संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत है, तो 2.86%। बोलिए मेरे साथ, कितना परसेंट है, तो 2.86। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितना है, तो 2.86% की बात करेंगे तो क्या है, बिहार जो है सो भारत का क्षेत्रफल के कितना परसेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2.86 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे क्या प्रश्न है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैमा स्थान है, 12वां राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो बिहार भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो 12वां स्थान रखता है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे तो ध्यान में 12वां सबसे बड़ा राज्य बिहार है आपका। ठीक है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र रूप से 13वां स्थान है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात अगर बात करेंगे, राज्यों में अगर बात करेंगे तो ब्रह्मा स्थान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर ओवरऑल राज्यों में अगर बात करेंगे तो ब्रह्मा स्थान है, लेकिन सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर आप शामिल कर देते हो तब जाकर बिहार का 13वां स्थान आता है। समझ में रहा है, 12 और 13 का मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना। जी भारत में सर। जो राज्य है, 28 राज्य है ना, भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश की 7 है, 8 है ना, तो 28 और 8 36 होगा इधर। उसमें अगर बात करेंगे तो बिहार का स्थान 13वां है केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ने के बाद। लेकिन अगर केवल राज्य में बात करेंगे तो बिहार का स्थान कितने नंबर का होगा, क्या बताएंगे, 12 नंबर। कितने नंबर का, 12वां नंबर का होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैं कह दे रहा हूँ आप लोग बिहार का क्लास मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के मात्र यहाँ से 114 दिन बचे हुए। ठीक है, तो मे भी बिहार दोबारा रिपीट हो पाए नहीं हो पाए, इसलिए बहुत डिटेल्स में बहुत गहराई से आराम से रुक के समझ के पढ़ा दे रहा हूँ। और बिहार की क्लास मिस नहीं करें, अगर कभी अगर मिस हो जाएगा तो इसको क्या कीजिएगा, आप लोग जरूर जरूर इसको यूट्यूब से अपलोड होगा तो वहाँ से आप पूरा कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड होने के कम चांस है, क्योंकि हो सकता है मैं ये डिटेल्स में पढ़ाने के बाद अंतिम को जब मेरे पास एक महीना का समय बचे तो उसमें मैं 2 एमसीक्यू करवाऊँ किताब से। एक तो आपका इम्तियाज अहमद फिजिक्स है, सदाबहार किताब है, और दूसरा एमसीक्यू के लिए हो सकता है एडिटोरिया की नई जो आएगी सो मैं करवा दूँ। ठीक है, तो फिर डिटेल्स नहीं हो पाएगा, इसलिए डिटेल्स एक बार कर लेते हैं। ठीक है, एक महीना के अंदर में कोशिश करेंगे खत्म करने का, एक नहीं 1.5 महीना के अंदर में आपको खत्म होगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों होगा। ठीक है, पॉलिटी कुछ है नहीं, इकोनॉमिक्स कुछ है नहीं, आर्ट एंड कल्चर हमने पढ़ा दिया है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 4-5 वीडियो में आर्ट एंड कल्चर खत्म होगा। ठीक है, मेनली बिहार का क्या है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ठीक है, अब देखेंगे बिहार का उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बिहार की लंबाई की बात करेंगे तो 345 किलोमीटर है। ठीक है, अब पूरब से पश्चिम की ओर बात करेंगे तो कितनी है, चौड़ाई की बात करेंगे तो कितनी है, 483 किलोमीटर है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा से बिहार की अधिकतम लंबाई किस दिशा में है, तो पूरब से पश्चिम की ओर बात करेंगे 483 अधिकतम है। ठीक है, पूरब से, ठीक है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे तो कितना है, 483 किलोमीटर है। ठीक है, अब उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे तो कितना है, तो ध्यान में रखिएगा कितना है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो 345। 345 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखना है, उत्तर से दक्षिण कितना है, 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कितना है, तो 483 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। ठीक है, समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग की बात करेंगे 200 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि समुद्र तो बिहार में पड़ता नहीं है, लेकिन अब वेस्ट बंगाल वाला जो है, बे ऑफ बंगाल से बिहार से अगर पूछेगा बिहार का जो सबसे नजदीकी समुद्र क्या पड़ेगा, तो बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं उसको, खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी जो है तो आपका पास में पड़ेगा बिहार से, तो लगभग 200 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समुद्र तल से बिहार राज्य की ऊंचाई 68 बीपीएसी में पूछा था, इसको याद कर लीजिए। समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है। ठीक है, कितना है, फीट है, लेकिन आजकल थोड़ा फैशन हो गया है, मीटर में पूछता है। ठीक है, तो मीटर की बात करेंगे तो 52.73 मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो एक नोटबुक निकाल के रखा कीजिए, वहाँ पे आपको नोट कर लेना होता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे बिहार के समुद्र तल से राज्य की ऊंचाई की बात करेंगे तो 173 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करेंगे मीटर में अगर बात करेंगे तो कितना होगा, 52.73 मीटर होगा। 7। ठीक है, तथा गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा है। ठीक है, तथा बात करें गंगा नदी जो है हुगली नदी मार्ग के द्वारा समुद्र से जुड़ा है, क्योंकि गंगा नदी हुगली में जाके मिलेगा, हुगली जाके आखिरी में कहाँ पे चली जाएगी, कहाँ पे चले जाएगी, सोनपुर में, बंगाल।
पुनपुन में, बे ऑफ बंगाल में, या हिंद महासागर में, कहाँ पे जाएगी? बंगाल के कहाँ पे खाड़ी में। जाएगी? बंगाल के बे ऑफ बंगाल में जाके क्या होती है, तो ये अंतिम रूप से जाके क्या होगी, तो गिर जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करें बिहार की राजधानी पटना से। ठीक है, बिहार की राजधानी बात करेंगे, बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, पटना से बिहार, भारत के कितने, 4 महानगर है। चारों महानगर में से पटना से सबसे नजदीकी महानगर कौन होगा? हम्म दिल्ली। सब दिल्ली होगा। हाँ, कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता पास में नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या होगा? कोल- कोलकाता। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, सीधे दिल्ली से आधा है कोलकाता की दूरी। तो बिहार की राजधानी पटना से देश के चारों महानगर, दिल्ली की दूरी कितनी, तो दिल्ली के 1000 पूरा किलोमीटर है। ठीक है, 1001 किलोमीटर। ठीक है, कोलकाता की दूरी कितनी है, तो 533 का। ये प्रश्न में फालतू नहीं है, पूछा जा रहा है प्रश्न। ठीक है, ये पिछले बार पूछा था से आप कहाँ जाइएगा, क्या पूछा था, कोलकाता जाने के लिए कितना जिला क्रॉस होके जाना पड़ेगा। इस तरह के बकवास बकवास प्रश्न बीपीएससी पूछता है, इसीलिए इसमें दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कौन ना कौन जगह जाने के लिए कितना जिला क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न आया था 69 की 68 बीपीएससी में। मुंबई की दूरी की बात करेंगे तो ध्यान रखिए 1711 किलोमीटर है। और चेन्नई की दूरी आपको सर्वाधिक है, 2366 किलोमीटर है। ठीक है, तो बिहार की राजधानी पटना से सर्वाधिक नजदीक आपको कोलकाता, और सर्वाधिक दूर क्या पड़ेगा, चेन्नई पड़ेगा। ठीक है, जो कि भारत के क्या है, 4 महानगर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कितना हो जाए, दिल्ली का 1001 किलोमीटर, और कोलकाता सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक किलोमीटर नहीं पूछेगा, नजदीक दूर पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार के पूर्व में तो आपको पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर में आपको नेपाल पड़ता है। ठीक है, दक्षिण में आपको कौन सा राज्य पड़ता है, झारखंड झारखंड। पड़ता है। ठीक है, अब जो एग्जाम में जो सर्वाधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से हम लोग आते हैं। बिहार के दक्षिण में पड़ेगा झारखंड। झारखंड से जो जिला जो सीमा लगाएंगे, वैसे जिलों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, तो ध्यान रखें, वैसे जिलों की संख्या कितनी पाई गई, 8 पाई गई। ठीक है, ध्यान, वैसे जिलों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, ध्यान रखें कितनी है, 8 जिला है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, कितनी जिला है, 8 जिला है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना, इंपॉर्टेंट है, 8 जिला है। चलिए, अब हम देखें नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 7। 7। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाले जिला की संख्या कितनी है, 8। अब पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, 3 है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं झारखंड के साथ लगते हैं जिला 8। कौन कौन जिला झारखंड के साथ लगाएगा, रोहतास लगाएगा, औरंगाबाद लगाएगा, गया लगाएगा, नवादा लगाएगा, जमुई लगेगा, बांका लगेगा, भागलपुर लगेगा, कटिहार लगेगा। ठीक है, कौन कौन से जिला झारखंड के साथ सीमा लगाएगा, एक बार नाम मेरे पास और रिपीट कीजिए। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा या फिर मैप से समझ के करना पड़ेगा। दक्षिण के ये सारे के सारे जिला है, तो आपको और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, दक्षिण और पूरब लगता है झारखंड के साथ। ठीक है, दक्षिण पूरब झारखंड के साथ लगता है, केवल पूरब की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो चलिए, ये तो आसान है यार, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, ध्यान, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जो है केवल किसके साथ लगते हैं, पश्चिम पश्चिम बंगाल के बंगाल। साथ। झारखंड के साथ सीमा कितने लगते हैं, 8 सीमा लगते हैं। फिर से रिपीट कर, रोहतास लगता है ना, रोहतास, तो रोहतास आपका ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसके साथ लगता है, उत्तर प्रदेश झारखंड। झारखंड दोनों के साथ लगता है रोहतास। ठीक है, रोहतास जो है सो आपको उत्तर प्रदेश के साथ लगाता है। ठीक है, और झारखंड के साथ भी। औरंगाबाद भी लगता है, गया भी लगता है, नवादा भी लगता है, जमुई भी लगता है, बांका भी लगता है, भागलपुर में भी लगता है, और कटिहार भी लगता है। तो कटिहार तो आपको ध्यान में रखिएगा, झारखंड के साथ भी लगता है, और साथ में कटिहार आपको पश्चिम बंगाल के साथ भी लगता है। ठीक है, अब आते हैं रोहतास की बात करेंगे। रोहतास आपके झारखंड के साथ भी लगता है। रोहतास आपके किसके साथ लगाता है, तो आपको उत्तर प्रदेश के साथ भी रोहतास आपको लगाता है। और भी कोई ऐसा जिला कॉमन है जो कि झारखंड के साथ लगाने के अलावा भी किसी और के साथ सीमा लगाता है, कोई ऐसा जिला इसमें से दिख रहा है तो बताइए हमको। एक मैंने रोहतास को निकाला, एक कटिहार को निकाला, और कोई जिला है कॉमन, बताइए, नहीं है ना? कैमूर नहीं है सर। नहीं है, हाँ, नहीं। कैमूर लगाता है झारखंड के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेपाल चलेंगे। ठीक है, नेपाल चलेंगे। नेपाल, दोनों चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में से, ठीक है, पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा लगाता है पश्चिमी चंपारण, जिसको हम लोग जिला मुख्यालय की बात करेंगे बेतिया है। ठीक है, तो बेतिया जो है देवरिया साइड वाला इलाका से लगा लेता है, ये मतलब पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल बोले तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगा लेता है बेतिया। पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशन हो गया। इसमें और कोई जिला है जो
किशनगंज भी लगाता है ना, किशनगंज आपको किसके पश्चिम बंगाल के साथ लगाता है। तो नेपाल के साथ सीमा लगने वाला पश्चिमी चंपारण और किशनगंज जैसे दो जिला के दो मतलब स्टेट के साथ सीमा लगाता है, मतलब नेपाल को भी राज्य मान के ही चल रहा हूँ। पश्चिमी चंपारण जो होता है नेपाल के साथ लगता है और साथ में किसके साथ लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। ठीक है, अब आते हैं किशनगंज की बात करेंगे तो नेपाल के साथ लगाता है, साथ में बंगाल के साथ लगाता है। और कोई कॉमन जिला, और कोई भी कॉमन जिला नहीं है। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम चंपारण के साथ, गोपालगंज के साथ, सिवान के साथ, सारण के साथ, भोजपुर के साथ, बक्सर के साथ, कैमूर के साथ, रोहतास के साथ लगता है। तो इसमें से तो आप लोग जानते हैं, ये जो पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे नेपाल के साथ लगता है। और कोई जिला जो है जो कॉमन जिला लगता है, कोई जिला इसमें से? और रोहतास है। हाँ, रोहतास। ठीक है, रोहतास किसके साथ लगता है? तो रोहतास आपका झारखंड के साथ लगता है। ठीक झारखंड है, और उत्तर अब प्रदेश। आते हैं, हाँ झारखंड उत्तर प्रदेश में तभी हम लोग है ही ना। ठीक है, अब चलेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बात करेंगे तो 3 जिला। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कौन कौन 3 जिला? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। इसमें से कटिहार जो है सो आपको झारखंड के साथ भी लगा लेता है, ध्यान में रखिएगा। और किशनगंज की बात करेंगे तो आपका किशनगंज किसके साथ लगाता है? किशनगंज की नेपाल के साथ भी लगाता है। पूर्णिया की बात करेंगे तो पूर्णिया किसी के साथ लगाता है? पूर्णिया बंगाल के अलावा तो किसी के साथ पूर्णिया आपको नहीं लगाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो क्लियर, ये आपको मैप के साथ मैं मैप भी दिखा दूंगा, उसमें भी आप लोग देख के इसको आपको याद करना। अब चलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले लगते हैं? 8 जिले। 8 जिला। 8 जिला। और किसके साथ लगता है? झारखंड के अलावा 8 जिला किसके साथ लगता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। वेरी गुड बच्चे। ठीक है, अब ये बताना है। ठीक है, नेपाल के साथ कितना जिला लगता है? 7। ठीक है, 7 जिला लगता है। ठीक है, सबसे कम जिला किस राज्य के साथ बिहार का लगता है? पश्चिम और पश्चिम बंगाल के साथ 3। मैंने ये आप देखें यहाँ पे 8 7 15 8 कितना 27 27 3 26 हो गया। लेकिन टोटल जो सीमावर्ती जिलों की संख्या मतलब कितनी है? 22 है। डेट मीन 4 जिला होता है, रिपीटेड मोड पे होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको याद करवाया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? अरे झारखंड के साथ 8 था, 7 नेपाल का, 8 7 15, उत्तर प्रदेश के साथ 23 3 मतलब 26 हो गया, मारो 26। जबकि ऐसा नहीं है, 22 जिला ही सीमावर्ती जिला है। मतलब 4 जिला जो होता है क्या होता है? रिपीटेड है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉमन जिला है, रिपीटेड है। तो अगर पूछेगा बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है तो क्या बताएंगे? 22। ठीक है, ध्यान रखें 22, 26 नहीं करके आना है। ठीक है, क्योंकि 4 जिले क्या है? कॉमन है। ठीक है, चलिए अब हम चलते आगे। बिहार की नेपाल के साथ कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 7 है। बिल्कुल ठीक है, तो 729 किलोमीटर की सीमा जो है बिहार का किसके साथ लगता है? नेपाल के साथ लगता है। टोटल नेपाल के साथ कितना सीमा कोई बताएगा मुझे? 1751। बिल्कुल ठीक है, 1751 किलोमीटर का टोटल सीमा है, जो कि लगभग 729 किलोमीटर सीमा जो होता है बिहार शेयर करता है। और आई थिंक ये मैक्सिमम है शायद नेपाल के साथ बिहार का सीमा। ठीक है, बिहारी आई थिंक सर्वाधिक लगाते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे बिहार का सबसे पूर्वी जिला। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज है। ठीक है, किशनगंज की सीमा किसके साथ लगेगी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ। और किसके वेस्ट साथ? बंगाल। ठीक है, किशनगंज को नेपाल। पश्चिम बंगाल के तो वो अलावा तो किसके? नेपाल के साथ। ठीक है, अब चलिए इंटरनेशनल सबसे, हाँ सबसे पश्चिमी सीमा किसके साथ लगेगी? नेपाल, सॉरी बिहार की सबसे पश्चिमी सीमा कैमूर। कैमूर के साथ। ठीक है, हाँ कैमूर सबसे पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैमूर किसके साथ सीमा बनाती है? कैमूर किसके साथ सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश। कैमूर उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश का पश्चिम है। उत्तरी जिला की बात करेंगे किसके साथ लगेगा? उत्तरी जिला उत्तरी जिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे पश्चिमी चंपारण के साथ बिहार का सबसे उत्तरी जिला लगेगा, मतलब पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, अब बात है दक्षिण में क्या शुरू, दक्षिण में क्या है? गया। गया के बाद क्या शुरू हो जाएगा दक्षिण में? दक्षिण में आप जाओगे तो गया के बाद क्या शुरू होगा? ठीक है, तो गया के बाद आपका झारखंड शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बिहार की राजधानी की बात करेंगे। बिहार की राजधानी कितने जिलों से घिरा हुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क करो, इसको आपको नोट भी करो। ठीक है, कितने जिलों से बिहार की राजधानी घिरा हुआ है तो क्या बताओगे? 9 जिलों से सर। 9 जिला से। ठीक है, तो बिहार की राजधानी की बात करेंगे तो 9 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, बिहार में रोहतास जिले की सीमा किस किस राज्य से लगती है? सॉरी, किस किस राज्य से लगती है? हाँ, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान में रखना, बहुत सुंदर। ठीक है, तो झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में रोहतास जिले लगती है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण की सीमा किसकी किसके साथ लगती है? तो नेपाल और नेपाल। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, कटिहार की सीमा किसकी किसके साथ लगती है?
झारखंड और वेस्ट बंगाल। बहुत सुंदर, ठीक है। तो किशनगंज की सीमा किसकी किसके साथ लगती है? वेस्ट बंगाल। नेपाल और वेस्ट बंगाल। बिल्कुल, ठीक है। तो बिहार में कितने जिले जो है सो अपना सीमा को रिपीट करते हैं? एक रोहतास हो गया, और चार किधर हो गया? एक पश्चिमी चंपारण हो गया, एक और किधर भागा? एक कटिहार हो गया, और एक कौन हो गया? किशनगंज हो गया। इसलिए बिहार की कितने जिला जो है सो सीमावर्ती राज्यों से सीमा बनाते हैं? तो 22 जिला। कितना जिला है? 22 जिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिहार के सीमा के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया अच्छे से। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एक बार आप देखेंगे आप लोग, या फिर इसको पढ़ेंगे, तो आप इसको, मैंने जो अभी जो पुस्तक जो शेयर किया आप लोग के साथ, इसको क्या करो आप लोग शेयर करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। या फिर केबी सिन्हा की किताब आती है, मार्केट में जाके इसका नया किताब ले लेना है सभी लोगों को, ठीक है। अगर जिनके पास है उनके पास कोई इश्यू नहीं है, जिनके पास नहीं है तो मार्केट में जाके इस बुक को खरीद लीजिएगा, ठीक है। हेल्पफुल रहेगी, इसलिए किताब जरूरी है ये, ठीक है। इस किताब को आप लोग को ले लेना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भूगर्भिक संरचना के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो बिहार का भूखंड अपने, ठीक है, बिहार का भूखंड अपने भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के सैलो समूहों का योगदान है, ठीक है। तो बिहार का भूखंड की बात करेंगे तो बिहार का भूखंड अपने भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प, ठीक है, ध्यान, मतलब चतुर्थ कल्प मतलब फोर्थ एरा समझ लीजिए, से लेकर, ठीक है, कैम्ब्रियन पूर्व कल्प का शैल समूहों का योगदान है, ठीक है। पृथ्वी की 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास को कालक्रम के आधार पर बिहार के भूगर्भिक संरचना को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। ये कौन कौन है? तो आर्कियन युग है, विंध्यन समूह है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, विंध्यन वाला 69 में भी पूछा गया था। टर्सरी है, और मतलब क्या है? क्वाटनरी है, ठीक है। तो बिहार के भूगर्भिक संरचना को 4 भागों में विभाजित हम लोग करते हैं। उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले आर्कियन, विंध्यन, टर्सरी और क्वाटनरी, ठीक है, याद रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिहार के भूगर्भिक संरचना को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो क्या बताओगे आप? 4 वर्गों में। 4 वर्गों में। कौन कौन है? आर्कियन है, विंध्यन है, टर्सरी है और क्वाटनरी है, ठीक है। और क्वाटरनरी। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से जो ये बिहार में जो ये चट्टान और संबंधित क्षेत्र है, यहाँ से कई बार प्रश्न आया, ठीक है। इसमें ना मैंने कोई पेज लेने में मिसिंग कर दिया था, आप लोग पेज पे जरा ध्यान देते रहिएगा। मुझे चेक भी नहीं किया, इसमें एक दो पेज कहीं पे छूटा हुआ, उसको मैं ना रिपीट करके डाल दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी आप लोग मत शेयर कीजिएगा इसको, मैं एडिट पीडीएफ रात में मैं डालूंगा। धारवाड़ की बात करेंगे तो धारवाड़ आपको कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, तो धारवाड़ दक्षिण पूर्व बिहार में आपको धारवाड़ मिलेगा, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा में अवरक के निक्षेप पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जिला का नाम दे देगा, बताओ, बोलेगा से बताओ वहां पे कौन सा चट्टान मिलता है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व बिहार में आपको कौन सा मिलेगा? धारवाड़ मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? दक्षिण पूर्व बिहार में आपको धारवाड़ मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे? मुंगेर, जमुई, नवादा, मुंगेर, जमुई, नवादा में, ठीक है। कौन सा चट्टान? धारवाड़। धारवाड़ चट्टान की, धारवाड़ जिला है, ठीक है। कहाँ का जिला? धारवाड़। उसी जिला के नाम पे इसका धारवाड़ रखा गया है। क्या बताएंगे कहाँ का है? कर्नाटक का। कर्नाटक का है, ठीक है, ध्यान, कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, उसी के नाम पे चट्टान का नाम क्या रखा गया है? धारवाड़ रखा गया। और कहाँ पे मिलेगा ये? तो मुंगेर में, जमुई में, ठीक है, और कहाँ पे? नवादा। ठीक है भाव, ठीक है, इसका नाम रखते हैं मूजन। मूजन में क्या मिलेगा? धारवाड़। ठीक है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं विंध्यन। विंध्यन की बात करेंगे तो विंध्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के नाम पे इसका रखा गया। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का चट्टान है मुख्यतः, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका नाम विंध्यन। ये कहाँ पे मिलता है? विंध्यन से ही प्रश्न पूछा था, ठीक है। ये पश्चिम बिहार में आपको मिलेगा, कैमूर एवं सोन नदी घाटी में, ठीक है, कैमूर एवं सोन नदी घाटी में। ये आपको उत्तर प्रदेश से जो सीमा जो लगने वाली है ना, रोहतास तो लगाती है, कैमूर तो लगती है ना, तो उधर आपको मिलेगा, कौन सा मिलेगा? तो आपको विंध्य मिलेगा, ठीक है। कौन सा मिलेगा? विंध्यन मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं टर्सरी। तो टर्सरी आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी। यहाँ से प्रश्न आता है, तो सोमेश्वर के पहाड़ी में किस प्रकार के चट्टान का विस्तार है? तो क्या बताओगे आप? टर्शियरी। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची यही है ना, हाँ। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए पूछा जाता है। उसमें कौन सी क्रम के चट्टान है? तो टर्सरी का है, ठीक है। अब बिहार के मैदानी भाग में कौन सा चट्टान आपको देखने को मिलता है? क्वाटरनरी, ठीक है। तो मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, दक्षिण पूर्व बिहार की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व बिहार में किस प्रकार का चट्टान है?
धारवाड़। 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 दक्षिण पूर्व बिहार का जिला कौन कौन सा हो जाएगा, ध्यान में रखेगा, ठीक है, मुंगेर, जमुई, नवादा, ठीक है। मुंगेर, अब जमुई, आता है, तो नवादा। दक्षिण पूर्व किसके साथ सीमा बना रहे, झारखंड के साथ सीमा बना रहा था ना मुख्यतः, ठीक है। आप ध्यान में रखना, विंध्य की बात करेंगे तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका, ठीक है, दक्षिण पश्चिम बिहार में मिलेगा, कैमूर है, सोन नदी घाटी, मुख्यतः रोहतास का इलाका हो गया, ठीक है। टर्सरी आपको कहाँ पे मिलेगा, तो क्या बताओगे टर्सरी, वेस्ट चंपारण। पश्चिमी चंपारण। वेस्ट चंपारण में और सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, ध्यान में रखना। अब क्वाटरनरी की बात करेंगे तो बिहार का मैदानी भाग में क्या मिलता है, क्वाटरनरी मिलता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चट्टान पर, अब हम आर्कियन युग के चट्टान के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, जहां से प्रश्न बहुत कम होता है, लेकिन चलो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बिहार में आर्कियन युग की चट्टानी की बात करेंगे तो भूवैज्ञानिक के अनुसार आरंभिक काल से लेकर बाद के क्रम तक के अनेक भौगोलिक हलचलें इस धरातल पर होती रही थी। पृथ्वी की तरल अवस्था में होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का तरल अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में जब अर्थ जो था उस अवस्था में से ठोस मतलब उससे मतलब सॉलिड जो चेंज हुआ और उस प्रक्रिया में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आर्कियन युग की चट्टानें कहते हैं, ठीक है। और आर्कियन युग की चट्टानों के हम लोगों ने दो क्रम में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। आर्कियन युग की चट्टानें की बात करते हैं दो, एक होता है आर्कियन क्रम होता है और दूसरा जो होता है धारवाड़ क्रम होता है। तो धारवाड़ क्रम से एग्जाम में आपको प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे आर्कियन युग की चट्टानें का निर्माण किस प्रकार से होता है। आर्कियन युग की चट्टान आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें का प्रथम अपरदन क्रिया हुई जिससे ये रूपांतरित हो गई, ठीक है। रूपांतरित पहली परत को धारवाड़ स्थल समूह कहा जाता है या क्या लिखा हुआ है, विच्छिन्न रूप में पाए जाते हैं। इसका नामकरण की बात करें कर्नाटक राज्य के किस जिले पे हुआ, तो धारवाड़ जिले पे हुआ, जो कि हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था। तो धारवाड़ सेल समूह का निर्माण नामकरण की बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य के किस जिला पे हुआ है, तो धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर मतलब क्या था, मूल्यवान खनिज चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के पश्चिमी पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है, पश्चिम पूर्वी भाग में आपको मुख्यतः देखने को मिलता है, विशेष करके मुंगेर के जमुई नवादा आदि, मुंगेर में, जमुई में, नवादा आदि में आपको देखने को मिलता है। बिहार में गया, मुंगेर, शेखपुरा जिलों में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर भी अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका निर्माण कब हुआ था। इसका निर्माण की बात करेंगे मेसोजोइक ठीक है काल में अत्यधिक दबाव से भ्रंशन के फलस्वरूप क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये मूलतः आग्नेय प्रकार की चट्टान है। आर्कियन चट्टान जो है किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय प्रकार की मतलब क्या चट्टान है। इस चट्टानों में स्लेट, क्वार्टजाइट, फिलाइट और अवरक के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे नवादा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। गया नवादा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे अवरक तो आपको पाया ही जाता है, ठीक है। बिहार में अवरक कहाँ से मिलता है, तो नवादा से मिलता है, जो झारखंड से सीमा बनाता है। नवादा कोडरमा से सीमा बनाता है, ठीक है। अब कोडरमा जो है 69 बीपीएससी प्रश्न में कोडरमा अवरक के लिए जाना जाता है, और नवादा का सीमा लगने की वजह से वहाँ पे आपको अवरक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में विशेष करके मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, जमुई, नवादा और खगरपुर पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ समूह की चट्टानें पाई जाती है। इसका विस्तार पूरब में बांका तक हुआ है। कहाँ तक हुआ है, तो पूरब में बांका तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किस जिले में पाई जाती है, मुंगेर में, बिहार शरीफ में, राजगीर में, जमुई में, नवादा में और खड़गपुर में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। इसका विस्तार की बात करेंगे तो पूर्व में कहाँ तक, तो पूर्व में बांका तक क्या हुआ, इसका विस्तार आपको देखने को मिला है। खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, 1300 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ ग्रेनाइट सेल, स्लेट और क्वार्टजाइट की चट्टानें पाई जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो ध्यान में रखना है, ये बिहार में जो धारवाड़ समूह जो आपको देखने को मिलता है, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में भी पाया जाता है। और खड़गपुर पहाड़ी का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1300 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 450 मीटर। कितनी है ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है, 450, 450 मीटर। खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 450 मीटर की आसपास इसकी ऊंचाई है। और इस क्षेत्र में जो चट्टान, ये खड़गपुर की पहाड़ी की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा किस क्रम की चट्टान है, तो धारवाड़ समूह, ठीक है। क्या हो जाएगा, धारवाड़ समूह आपको ध्यान में रखना है। खड़गपुर की पहाड़ी में आप क्या क्या मिलता है, यहाँ पे ग्रेनाइट, सेल, स्लेट, ठीक है, और क्या मिलेंगे, तो आपको क्वार्टजाइट आपको मिलेंगे, ठीक है।
अब हम लोग चलेंगे विंध्य में। क्या पढ़ने वाले, तो हम लोग पढ़ने वाले विंध्य, ठीक है। विंध्यन समूह की चट्टानें। दक्षिण भारत में कडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। कडप्पा क्रम के बाद भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी रोहतास और कैमूर जिलों में पाई जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है रोहतास और कैमूर। यहाँ पे आपको कौन सा चट्टान आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखें विंध्य क्रम का चट्टान जो है सो आपको यहाँ पे विंध्यन समूह की चट्टान जो है सो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका नामकरण कैसे हुआ, तो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम के जो चट्टाने मिलते हैं उन्हीं का पूर्वी विस्तार बिहार में पश्चिमी क्षेत्र में इन्हें कैमूर का पठार कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो विंध्य क्रम के जो चट्टान मिलते हैं उसी का पूर्वी विस्तार की बात करेंगे तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस कहाँ पे देखने इसका पूर्वी विस्तार, ठीक है। तो इसका पूर्वी विस्तार आपको बिहार में देखने को मिलेगा। अब बिहार में इसको किस नाम से जाना जाता है, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में इसकी कैमूर के पठार के नाम से, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। कैमूर किस राज्य के साथ सीमा बनाता है बिहार का कैमूर, कैमूर किस राज्य का सीमा बनाता है क्या बताएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के साथ आपका कैमूर जो है आपका सीमा बनाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ध्यान किसके साथ सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ आपका कैमूर क्या बनाता है, सीमा बनाता है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। विंध्य क्रम की कैमूर का पठार की बात करेंगे, क्षेत्रफल कितना है, तो 1280 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 1280 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मतलब विंध्य वाला का जो मुख्यतः कैमूर का पठार विंध्य क्रम के चट्टान को बिहार में कहते हैं, तो या तो इसका नाम ले लीजिए, इसका नाम ले लीजिए, नाम बात वही है, ठीक है। कितना क्षेत्रफल है, तो 1280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसमें किस प्रकार की क्या क्या मिलेगा, तो इसमें नीस मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, धारवार एवं नीस तथा ग्रेनाइट, धारवार एवं विंध्य क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। नीस तथा ग्रेनाइट का और धारवार की चट्टानें गया, नवादा, जमुई, मुंगेर इत्यादि में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैमूर पठार प्राचीन अपसादी, सूक्ष्म कणीय, ठीक है, बालू कास्म चट्टानें, फ्लैट चट्टान, बलुआही गाट चट्टान, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट ब्रेसिया, ठीक है, पर्सलेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ये सब उतना नहीं पूछता है, बस इसको एक बार देख लेना आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे चूना पत्थर मिलेगा, पायराइट मिलेगा, कांच निर्माण के उपयुक्त बालू और पत्थर आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप जाओगे रोहतास और कैमूर वाला इलाका है जहाँ पे चट्टान पाया जाता है, तो रोहतास तथा कैमूर जिलों में सोन घाटी के बीच चूना तथा बालू पत्थर पाया जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये पूछेगा रोहतास और कैमूर जिलों के बीच में जो इलाका जो सोन घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो चूना तथा बालू पत्थर के लिए, किसके लिए, चूना तथा बालू पत्थर के लिए सोन घाटी क्षेत्र जाना जाता है। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, तो बिहार में सोन घाटी किस लिए जाना जाता है, तो चूना तथा बालू पत्थर के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए, बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत है, ठीक है, बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत है सोन घाटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो कि विंध्य क्रम के चट्टाने का इलाका है, ठीक है। सोन घाटी किसके लिए, चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। विंध्य चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इस तथ्य का द्योतक है कि जिन निक्षेपों से इसकी रचना वो छिछले सागर में जमा हुए थे, ठीक है। विंध्य समूह की चट्टानों को दो भागों में विभाजित करते, एक निम्न विंध्यन है, ठीक है, दूसरी की बात करेंगे, और दूसरा जो है उच्च विंध्यन है, ठीक है, ऊपरी वाला एक निचली वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे निम्न विंध्यन को हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। भूगर्भ वैज्ञानिकों, भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि चट्टाने बड़ी नदियों के मुहाने के निकट जमे हुए पदार्थों से बनी है। बिहार में निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी क्रम की चट्टाने आती है, कौन सी क्रम की, तो सेमरी क्रम की चट्टाने की बात करेंगे तो निम्न विंध्यन के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। और यह ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है। रोहतास किस खनिज के लिए प्रमुख है, चूना पत्थर के लिए, ठीक है। रोहतास किसके लिए जाना जाता है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो रोहतास किसके लिए जाना जाता है, तो ध्यान में रखेंगे, तो चूना पत्थर के लिए आपका रोहतास जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है, क्लियर। रोहतास जो है सो आपका चूना पत्थर के लिए आपको जाना जाता है, ठीक है। तो निम्न विंध्यन समूह की चट्टाने आपको कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो रोहतास जिले में आपको देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अब आता है ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें, यह प्राय नदियों की घाटी में एकत्रित होने वाली निक्षेपों से बनी है, ठीक है। इसमें बालू पत्थर, क्वार्टजाइटम, कांग्लोमरेट आदि चट्टानें प्रमुख है। यह कैमूर और रोहतास जिलों में सोन घाटी के बीच स्थित है, ठीक है। तो ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें जो है कैमूर और रोहतास के बीच में, कैमूर और रोहतास के बीच में कौन सा घाटी पड़ेगा, सोन घाटी, कौन सा घाटी पड़ेगा, कैमूर, बिल्कुल सोन घाटी के बीच में। तो ये आपको सोन घाटी के बीच में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
तो आपको सोन घाटी के बीच में आपको ये देखने को मिलते हैं, महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। रोहतास के अमझौर, ठीक है, कौन सा? रोहतास की अमझौर एवं बंजारी में पाइराइट की 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी तब पाई जाती है। तो रोहतास में जो जगह, ठीक है, एक है अमझौर और बंजारी, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है रोहतास का? पाइराइट। पाइराइट के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है अमझौर और बंजारी। सोन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? लाइमस्टोन, ठीक है, बालू और चूना चूना पत्थर। पत्थर के लिए, ठीक है, चूना पत्थर के लिए जाना जाता है सोन घाटी, ठीक है। अमझौर और बंजारी की बात करेंगे, देखिए इन सारे चट्टान वगैरह से नहीं, जगह का नाम पूछ दिया जाता, बताओ कौन सा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहते से दोबारा हमको बहुत अधिक न पढ़ने के मिले तो लास्ट में तो शॉर्ट नोट्स मैं आप लोग को दूंगा ही, ठीक है। और रमेश बना रहा है, बहुत अच्छा नोट्स बना रहा है, प्रीति मैम का हैंड रिटन नोट्स काफी बढ़िया होता है। आज भी मैंने आप लोग के साथ उनका किसका शेयर किया था ना आप लोग के साथ शेयर, मैं फिर से बताऊँ, इस तरह का नोट्स मैं आप लोग को लास्ट समय में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग भी क्या कीजिए, से आप लोग ही खुद से मतलब क्या कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप लोग क्या करते रहिए, नोट्स डाउन करते रहिए, ताकि महत्वपूर्ण है। देखिए इस तरह का नोट्स हम लोग बना रहे हैं साथ मिलकर, जो कि आप लोग के साथ ही शेयर करूंगा, ठीक है, मैंने ग्रुप में भी डाला, ठीक है। तो अमझौर में बंजारी की बात करेंगे तो पाइराइट्स के लिए है, ठीक है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। पाइराइट्स का उपयोग किस लिए करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए पाइराइट्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस लिए? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में क्या होता है, पाइराइट्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और पाइराइट्स के उत्पादन में बिहार की बात करेंगे तो बिहार एक अग्रणी राज्य है, ठीक है। तो पाइराइट्स के उत्पादन में बिहार की बात करेंगे, बिहार क्या है? तो बिहार एक अग्रणी राज्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो पाइराइट्स के उत्पादन में बिहार क्या है? तो बिहार अग्रणी राज्य है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब लोग हम लोग जो आगे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो देखेंगे यहाँ देश के 75% पाइराइट का उत्पादन होता है। तो बिहार जो है पाइराइट के उत्पादन में मतलब क्या करेंगे, तो एक तरह से एक अधिकार रखता है। और कितने प्रतिशत पाइराइट का उत्पादन बिहार अकेले करता है? तो अप्रोक्स 75%, ठीक है। कितना परसेंट? तो 75%, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस समूह की चट्टानों का प्रयास, ठीक है, इस समूह के चट्टानों का प्रयास सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों में तथा सारनाथ, सांची एवं, ठीक है, बौद्ध स्तूपों के निर्माण में किया गया। ध्यान रखिए, इस समूह के चट्टान का उपयोग जो है ना, ठीक है, सासाराम का जो बना हुआ है, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, सो आगरा, दिल्ली तथा जयपुर में निर्मित जो ऐतिहासिक मकबरा है, स्मारक है, उसमें भी किया गया। या फिर सांची, सारनाथ में बौद्ध स्तूपों के निर्माण में भी, ठीक है, किस प्रकार के चट्टानों का? तो विंध्य क्रम के चट्टानों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। अमझौर और बंजारी किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है? पाइराइट। ठीक है, पाइराइट के लिए। किसे बनाने के लिए पाइराइट का उपयोग किया जाता है, किस अम्ल का? सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिड बने। बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। चलिए अब चलते हम लोग देखेंगे तरसरी चट्टानें, ठीक है। तरसरी युग अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ था। इस अवधि को तृतीय महाकल्प कहा जाता है। इस काल में विश्व का सबसे नवीन मुर्दार पर्वत हिमालय का निर्माण था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में हुआ है, ठीक है। पहला इओसीन होता है, दूसरा मायोसीन है, और तीसरा की बात करेंगे तो ओलिगोसीन है, ठीक है। तो इओसीन, ओलिगोसीन और मतलब मायोसीन, ठीक है। तो तरसरी चट्टाने की बात करेंगे तो तरसरी युग अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ था। इस अवधि को तृतीय महाकल्प कहा जाता है, ठीक है। इस काल में विश्व का सबसे नवीन मुर्दार पर्वत, ठीक है, जो कि कौन है, या फिर बलित पर्वत कह लीजिए, क्या नाम है, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में आपको देखने को मिलता है। एक होता है इओसीन होता है, उसका ओलिगोसीन है, और साथ में क्या मोयोसीन है, ठीक है, मायोसीन है, सॉरी। हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो हिमालय से संबंधित है शिवालिक। अगर बिहार का सबसे नवीनतम अगर पूछेगा नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक है, ठीक है, ध्यान रखिए। बिहार का सबसे नवीनतम कौन है, ठीक है, तो क्या है, शिवालिक है, ठीक है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है, ठीक है। शिवालिक की बात करेंगे तो हिमालय पर्वत श्रेणी का क्या है, दक्षिणी भाग है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। जो बिहार के चंपारण जिला के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। इसे 160 मीटर की समोच्च रेखा मैदान अलग करती है, जिसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा से बताना है, ठीक है, बिहार के, ठीक है, सॉरी, बिहार का जो
दक्षिण का जो भाग है, बिहार का जो दक्षिण जो भाग है, तो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और किस नाम से जाना जाता है इसको? तो शिवालिक के नाम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। या फिर पूछा जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिण भाग जो बिहार के चंपारण जिला में उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है, उसको क्या करना, उसका नाम क्या है? तो शिवालिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें तरसरी युग के अंतिम चरण में निर्मित ये मुख्यतः अपसारी चट्टान है। ठीक है, इन चट्टानों में मुख्य रूप से कांग्लोमरेट चट्टान, बालू पत्थर, बोल्डर तथा थेसिस सागर के अवसाद से निर्मित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का संचित भंडार है। ठीक है, और थेसिस सागर की बात करें, वही थेसिस सागर है जहाँ पे आज आपका क्या खड़ा है? आज क्या खड़ा है? जहाँ पे कभी थेसिस सागर था, वहां पे आज क्या खड़ा है? तो आज वहां पे हिमालय खड़ा है। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार बिहार में आपको ध्यान में देखने को मिलता है, किसके रूप में? तो शिवालिक के रूप में। किस रूप में देखने को मिलता है? शिवालिक के रूप में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं क्वाटनरी चट्टान के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? क्वाटनरी चट्टान के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? बात करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे प्लीस्टोसिन काल में। ठीक है, प्लीस्टोसिन काल में अंतिम चरण में शिवालिक उत्थान की पहचान हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण हुआ। इसे गंगा का मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्वाटनरी चट्टानें तो आपको मैदानी भाग में ही आपको देखने को मिलते हैं, हम लोग पहले भी आपको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्लीस्टोसिन काल में अंतिम चरण में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य क्या होता है? हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य, ठीक है, एक विस्तृत सिंधु गंगा द्रोणी के निर्माण होता है। इससे गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है। मतलब टोटल कितना है? 95% है। ध्यान में इसे रखें, कितना है? तो 95% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना। कितने परसेंट है? तो 95% है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का मैदानी भाग की बात करें तो बिहार का कितना परसेंट है? 95% है यहाँ। ठीक है, प्लीस्टोसिन तथा आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, जिसे क्वाटनरी संरचना के अंतर्गत रखा गया। बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग गंगा का मैदान है। बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है? गंगा का मैदान है, जो टर्सरी काल के शिवालिक और पूर्व कैम्ब्रियन काल के आर्कनी पठारी धरातल के बीच देखा जाता है। जो टर्सरी काल के शिवालिक और पूर्व कैम्ब्रियन काल के आर्कियन पठारी धरातल के बीच देखा जाता है, उसका निर्माण थेसिस भूसंरचना के अंतर्गत नदियों के निक्षेपण के द्वारा निर्मित से हुआ है। ठीक है, यह मैदान जलोढ़, बालू, बजरी पत्थर और कांग्लोमरेट से बनी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, तो जलोढ़ तो आपको गंगा के मैदान में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार में गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है। कौन सी मिट्टी दिखाई देती है बिहार के गंगा के मैदान में? जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है। ठीक है, वह प्लीस्टोसिन काल से निक्षेपित होती चली जा रही है। इस भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण करता है। बाढ़ आने से क्या होता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या होता है? निक्षेपण होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो ये मिट्टी जो होता है क्या होता है? बहुत अधिक क्या बना देता है? उपजाऊ बना देता है। ठीक है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई दिखाई देती है। इस क्षेत्र में आधार चट्टान के ऊपर जलोढ़, ठीक है, 100 मीटर से लेकर 700 मीटर तक गहरे है। ठीक है, तो ध्यान रखना 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में, ठीक है, आधार चट्टान के ऊपर जलोढ़ 100 मीटर से लेकर 700 मीटर तक गहरा है, जबकि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत क्या है? कम है। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है, इसको नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखें प्लीस्टोसिन काल में राजमहल तथा शिलोंग पठार का मध्यवर्ती भाग धंस जाने पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी ओर प्रभावित होने लगी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी की ओर गंगा नदी क्यों प्रभावित हो रही है? इसलिए प्रभावित हो रही है क्योंकि प्लीस्टोसिन काल में राजमहल तथा शिलोंग पठारी का मध्यवर्ती भाग धंस जाने के कारण गंगा नदी की बात करेंगे तो बंगाल की ओर मतलब क्या होती है? तो प्रभावित होने लगी थी। ठीक है, अब देखेंगे इसका भूगर्भिक संरचना का इतिहास क्या कहता है, वो भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भूगर्भिक संरचना के इतिहास से पता चलता है कि बिहार में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक पाई जाती है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है। ठीक है, तो बिहार का जो जलोढ़ मृदा का जो मैदान जो है, ये अगर बात करेंगे तो संरचनात्मक दृष्टि से मतलब क्या? नवीनतम है। जबकि उच्च बिहार मूल रूप से विंध्यन चट्टान समूहों से निर्मित है। ठीक है, ध्यान में रखना है, जो प्राचीन संरचनात्मक इकाई है। इसके एक और हिमालय की शिवालिक श्रेणी है,
शिवालिक श्रेणी किसका है? तो हिमालय का, ठीक है। इसी तो दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग है। इन दोनों के बीच में गंगा का मध्यवर्ती मैदान क्या है? आपको स्थित आपको देखने को मिलता है, ठीक है। राज्य का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार तथा उत्तर पूर्व निकला हुआ भूभाग है, जिसका संरचनात्मक संबंध प्राचीनतम भूखंड, जिसको क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड से, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड की बात करेंगे, आपका प्राचीनतम भूखंड है, ठीक है, जो कि राज्य का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व निकला हुआ भूभाग है। इसका संरचनात्मक संबंध किससे? गोंडवाना लैंड से। इस प्रकार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का दक्षिणी भाग सबसे पुराना है, और दक्षिणी भाग इसलिए पुराना है क्योंकि इनका सीमा किसके साथ लगता है? तो गोंडवाना लैंड के साथ लगता है, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड वाला जो दक्षिण भाग जो है सबसे पुराना है, शिवालिक वाला भाग जो है बिहार का नवीनतम भाग है, ठीक है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं पाई जाती है। गंगा के दक्षिण भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम हो गई, ठीक है। तो दक्षिण भाग में अगर बात करेंगे तो जलोढ़ की गहराई कम है, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो इसकी गहराई बढ़ती है। गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर तथा मोकामा के बीच आपको पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जो कि पटना के आसपास। मगर आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, क्लियर। तो बिहार में अगर बात करेंगे तो जलोढ़ मृदा की गहराई की बात करेंगे तो सभी जगह एक समान आपको नहीं देखने को मिलता है। गंगा के दक्षिणी भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट की अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, प्रश्न पूछा जा सकता है। जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी गहराई मतलब क्या होती है? बढ़ती है। दक्षिण की ओर मतलब क्या होती है? कम होती जाती है। अब देखेंगे आरा, ठीक है। आरा, डुमराव, बिहिता तथा पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समानांतर हिंद रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई एकाएक 300 से लेकर 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर तक हो जाती है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच पाई जाती है, ठीक है। तो सारे के सारे प्रश्न जो थे किससे थे? तो प्राकृतिक संरचना को मुख्यतः हम लोग चट्टान वगैरह को आज हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे, और कल के क्लास में जो हमारी जो क्लास होगी, ठीक है, कल के क्लास में जो हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ें? प्राकृतिक संरचना से पढ़ेंगे। और प्राकृतिक संरचना को पढ़ने के बाद, ठीक है, कल जो है सो हमारा नदी वगैरह भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट, कल हम लोग इसके ठीक है, देखते हैं कितना हो सके। 3 दिन में एक चैप्टर आई थिंक मुझे लगता है समाप्त होगा, ठीक है। तो आप लोग कल जहाँ तक अभी हमने पढ़ा दिया उससे आगे आप लोग क्या करोगे? कल सभी लोग मतलब क्या होंगे? पढ़ कर आएंगे, ठीक है। प्राकृतिक संरचना से सभी लोग क्या कीजिएगा? पढ़ कर आइएगा, ठीक है। यहाँ से सभी लोग पढ़ के क्या करना आना है। किताब डाला हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।